नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर के उसके प्रथम कवि और अपभ्रंश भाषा में रचित ग्रंथों, देश भाषा काव्य में रचित ग्रंथों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक में हिंदी इतिहास लेखन की पद्धतियों पर चर्चा की और कुछ आलोचकों पर, कुछ इतिहासकारों पर चर्चा की थी। लेकिन उसी के बाद जस्ट जो है हमें काल विभाजन की बात करनी थी। लेकिन काल विभाजन का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है कि पहले टाइप करके उसके बाद में आप तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखने में लंबा टाइम लगता है। तो उस वीडियो को मैं स्किप कर रही हूँ। इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो को आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो जो भी लोग एप्लीकेशन पर जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जो भी नोट्स हैं वो आपको टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने हिंदी में प्रथम कवि को शुरू किया है, तो शुरू करने से पहले ही हमने आप तक ये भेज दिया है जिससे आप पढ़ सकें और उसके बाद इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। तो आपको उसका एक फ़ायदा होगा कि आपने एक बार लिख लिया, एक बार सुन लिया, तो अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। बाकी रही बात जो है लाइव क्लास की, तो जो 8 बजे की लाइव क्लास होती है वो आज 8:15 से होगी। उसके पहले ये जल्दी से मैं रिकॉर्ड करके और फिर आप तक पहुंचा देती हूँ, जिससे कि आपका जो दोनों साइड का काम चल रहा है, जो एप्लीकेशन पे जो लोग पढ़ रहे हैं थ्योरिकल, उनके लिए भी हो जाए, और साथ में जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं पब्लिकली, वैसे तो मैं इसको पब्लिकली करने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए। इसलिए तो ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कि हिंदी के प्रथम कवि, मैंने टॉपिक ये क्यों डाला है, क्योंकि जो हिंदी के प्रथम कवि हैं इनके लिए हम अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग कवियों के नाम सुनते हैं कि ये प्रथम कवि हैं, और किस विद्वान के द्वारा किस कवि को प्रथम कवि स्वीकारा गया है इस पर भी बात करेंगे। जैसे कभी कभी प्रश्न बनता है कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। जैसे प्रश्न बनता है कि सरहपा को किस कवि के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम समझेंगे, जब हमें उनके बारे में सारे तथ्य पता होंगे। जैसे बात करूं अगर मैं यहाँ पर सरहपा की, तो सबसे पहले हम क्रम के अनुसार लेंगे, यानी जन्म क्रम के अनुसार। तो सरहपा तो है ही हैं हमारे पहले कवि, लेकिन इसके पहले हम लेंगे पुष्य या पुण्य कवि। पुष्य या पुण्य कवि, इनको पुण्य भी कहते हैं और पुष्य कहते हैं। तो इन्हें जो है माना है शिव सिंह सेंगर ने, यानी कि पुण्य कवि को या पुष्य कवि को किस विद्वान ने या किस आलोचक ने प्रथम कवि माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिश्र बंधु ने माना है, तो यहाँ पर आप इनको अपने पास नोट डाउन करें। और इससे क्या है कि जितने भी कवि जो कि हिंदी के प्रथम कवियों की श्रेणी में आते हैं, जैसे आपने नाटक पढ़ा, तो नाटक कई कई अन्य अन्य विद्वानों के द्वारा अन्य अन्य नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकारा गया है, अन्य अन्य कहानियों को प्रथम कहानी स्वीकारा गया है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि ये बार बार ब्लर हो जा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ सही हो जाए। ये क्यों हो रहा है मुझे खुद ही नहीं पता कि क्यों हो रहा है ब्लर ऐसा बार बार। चलिए, ये तो को नज़र पड़ जाती है इसलिए दिख जाता है कि ब्लर है, वरना तो ऐसे ही वीडियो बन जाए पूरी पता ही ना चले। तो शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र और ग्रियर्सन, इन लोगों ने माना है पुष्य कवि या पुण्य कवि। ठीक है, इन्हें। अब इसके लिए हमने एक ट्रिक भी तैयार की थी कि शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके लिए आप इस तरह से भी इसको तैयार कर सकते हैं कि शिव ने पुष्प चढ़ाए, शिव ने शिव ने पुष्प चढ़ाए। अब ये पुष्प से तात्पर्य हमारा पुष्प कवि हो गए और शिव से तात्पर्य हो गए शिव सिंह सेंगर। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि पुष्य कवि को किसने किसने जो है वो प्रथम कवि माना है। तो इस प्रकार से ये एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर अगले कवि हमारे आते हैं सरहपा। सरहपा, ठीक है, इन्हें माना राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और ये सर्वमान्य मत के रूप में भी हमारे सामने आता है, यानी कि सर्वमान्य मत है कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सरहपा को, जिनका कि 779 इनका समय है, तो
उस समय के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और सर्वमान्य मत से लगभग अगर आपसे सिर्फ ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए तो सरैपा लिख सकते हैं। अगर किसी विद्वान के द्वारा पूछा जाएगा तब आप नाम चेंज करेंगे, वरना आप सरैपा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कई सारे कवियों, कई सारे विद्वानों के नाम देखने को मिलेंगे। अगले क्रम में आते हैं स्वयंभू। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्वयंभू हो गए। स्वयंभू यानी कि स्वयं राम अवतरित हुए। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी ट्रिक जो है इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि सरैपा को तो लगभग सबने याद कर रखा है कि स्वयं राम अवतरित हुए। स्वयं राम अवतरित हुए, इससे क्या है, स्वयं से हो गया स्वयंभू। हर चीज को ट्रिक से याद करना इतना आसान भी नहीं है और याद भी नहीं करना चाहिए। जो चीजें दिमाग में बैठ जाएं उनको वैसे ही याद कर लेना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इनको जरूर से जरूर आप इस तरह से तैयार करें जब परीक्षा हॉल में बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल साफ साफ आपको एकदम दिमाग में स्मृति बनी रहे कि हाँ राम कुमार वर्मा ने किसको माना है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये ब्लर हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको सही करने की कोशिश। ओके, ठीक है। अगले क्रम में आते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार। अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद जी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर आप इसको भी ट्रिक में याद करना चाहते हैं तो अब आप ऐसा बना सकते हैं कि अब 1000 रुपए में प्रसाद मिलने लगा है। अब या तो प्रसाद हजारी हो गया है, ठीक है, या 1000 रुपए में प्रसाद मिलने लगा है। आप भी सोच रहे होंगे कैसी कैसी ट्रिक यहाँ बताई जा रही है, लेकिन ट्रिक से तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप परीक्षा हॉल में जब बैठे तब आपको कोई दिक्कत ना हो, सारी चीजें बिल्कुल दिमाग दिमाग में एकदम प्रतिबिंब की तरह छपी हुई हो, साफ साफ दिख रही हूँ कि अगर अब्दुल रहमान पूछे गए हैं और ऑप्शन आपको दिया गया कि इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इनमें से किसी भी तरह की आपके पास कोई कठिन परिस्थिति जो है उस समय प्रस्तुत ना हो। इसलिए ऐसी जो है ट्रिक आपके दिमाग में अगर रहती है, अगर नहीं भी रहती है, अगर आपने सुन लिया है सिर्फ यहाँ पढ़ाते हुए, तो भी मुझे लगता है कि उस समय आपके दिमाग में ये बातें जरूर क्लिक करेंगी कि अब प्रसाद हजारी हो गया है या अब 1000 रुपए में प्रसाद मिलने लगा है। अब से तात्पर्य है अब्दुल रहमान, ठीक है, और हजार हजार से अब्दुल रहमान, और 1000 से 1000 और प्रसाद इन दोनों को मिला के देखेंगे तो हजारी प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर ये प्रश्न बने कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तो चंद्रवरदाई को माना है। आप इनके महाकाव्य को भली भांति परिचित होंगे, महाकाव्य से, जो कि है पृथ्वीराज रासो, जिसे शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है, और उसी के नजर रखते हुए चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, प्रश्न की आदत पड़ गई है तो प्रश्न ही बोला जा रहा है। तो अगले ट्रिक पर, अगले कवि पर चलते हैं कि कवि कौन से हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन्हें गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक था जिसे आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास, इस कवि को
गणपत चंद्र गुप्त ने, गणपत चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हैं गणपत चंद्र गुप्त। और इन्होंने माना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। और रचयिता शालिभद्र सूरी, सॉरी, भरतेश्वर बाहुबली रास ये तो ग्रंथ है, इसके रचयिता, ठीक है, इसके रचयिता यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता यानी कि कौन? शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। ये जो जैन कवि थे वो अपने नाम के आगे सूरी लगाते थे और अपने ग्रंथों के आगे रास लगाते थे। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर यहाँ पर रास लिखा था, ये मुझसे कुछ यहाँ पर गलत हुआ है, चलिए छोड़ी। जो जैन कवि होते थे शालिभद्र सूरी जैसे, उन्होंने अपने नाम के आगे सूरी लगाया है और अपने ग्रंथों के आगे रास शब्द का प्रयोग किया है। तो इस दृष्टि से गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र को ये पहला कवि माना है, जिसके लिए आप ट्रिक बना सकते हो, गढ़शाली, गढ़शाली। और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। गढ़ से हो गया गणपत चंद्र गुप्त, शाली से हो गया शालिभद्र सूरी। अगले क्रम, इसी क्रम में हम अगले चलेंगे, जिसमें मुंज कवि को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है प्रथम कवि। मुंज कवि को, मुंज कवि जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रथम कवि माना है। ठीक है, इस प्रकार से सारे जितने भी हमारे प्रथम कवि की श्रेणी में रहे हैं, इन सभी को आप एक नज़र में फिर से देख सकते हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुष्य या पुण्य कवि को शिव सिंह सेंगर ने माना है, जिसके लिए हमने बनाया ट्रिक, शिव ने पुष्प चढ़ाए या सेंगर ने शिव को पुष्प चढ़ाए, ऐसे भी बना सकते हैं, सेंगर ने शिव को पुष्प चढ़ाए। ठीक है, इस प्रकार से भी याद हो सकता है ये। और इसके अलावा सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना है, ये सर्वमान्य मत है। स्वयंभू, स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है, जिसके लिए ट्रिक हमने बनाई जो कि नेक्स्ट पेज पर है। आप देख सकते हैं कि स्वयं राम अवतरित हुए, ये ट्रिक है, स्वयं राम अवतरित हुए, यानी स्वयं से हो गए स्वयंभू, राम से हो गए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को। और इसके लिए ट्रिक है, अब 1000 रुपए में प्रसाद मिलने लगा है। अब्दुल रहमान अब से हो गया अब्दुल रहमान, और 1000 रुपए में प्रसाद मिलने लगा है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगली बार चलें, अगले इसमें चलेंगे तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कवि माना है, और इनके ग्रंथ जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकारा है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, और इन्हें माना है गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि, जिसके लिए ट्रिक आप बना सकते हो, गढ़शाली, गढ़ से गणपत चंद्र गुप्त, शाली से शालिभद्र सूरी, और मुंज कवि को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। तो ये बहुत कम पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको इतना ध्यान नहीं दिया हमने, ट्रिक भी नहीं बनाई इसकी, आप चाहें तो बना सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी हिंदी के प्रथम कवियों और प्रथम कवि को प्रथम कवि मानने वाले विद्वानों के बारे में हमने यहाँ पर पूरी चर्चा की है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, अपभ्रंश से संबंधित रचनाओं को, उनके ग्रंथों को, अपभ्रंश में रचित ग्रंथ जो कि पूछे आते हैं, उन ग्रंथों को यहाँ हम नेक्स्ट पेज पर लेने वाले हैं, यानी कि हमारा जो है नेक्स्ट पेज ये आएगा, जिस पर हम अपभ्रंश में रचित ग्रंथों की चर्चा करेंगे।
अपभ्रंश भाषा, ठीक है, रचित ग्रंथ। और इन ग्रंथों में इनके विद्वानों को देखेंगे। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, ये सभी जो आपको ग्रंथ है जिनके नाम मैं बोल रही हूँ, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी जो है माने जाते हैं इसके अपभ्रंश रासा भाषा में रचित ग्रंथ। विजयपाल रासो जो कि नल्ल सिंह का ग्रंथ है, विजयपाल रासो। रासो ग्रंथ जो है वो आदिकाल से संबंधित है, आप समझ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि रासो ग्रंथ जो है वो सिर्फ आदिकाल की ही देन है, यानी कि अपभ्रंश में भी लिखे गए, सिर्फ डिंगल पिंगल में ही नहीं लिखे गए हैं। इसके रचनाकार जो है वो है नल्ल सिंह। और विजयपाल रासो के सिवा अगला जो ग्रंथ है वो है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, जिसके जो ग्रंथकार हैं वो हैं सारंगधर, सारंगधर। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं जिसमें विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों भी अपभ्रंश भाषा में रचित ग्रंथ हमारे सामने मिलते हैं, जिसमें है विद्यापति। ये दोनों ही रचनाएं इन्हीं की हैं, विद्यापति की, ठीक है। और अगले ही इसी क्रम में हम बात करेंगे इनकी। ये बार बार ब्लर हो जाता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पूछूंगी, बाद में कंसल्ट करूंगी ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि साफ आना चाहिए, साफ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करिए, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है इसमें। चलिए, हो सकता है ब्लर था तो नहीं दिखा हो आपको, मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ कि विजयपाल रासो ये अपभ्रंश भाषा में रचित ग्रंथ है, नल्ल सिंह इसके लेखक हैं, कवि हैं। हमीर रासो सारंगधर की रचना है, कीर्तिलता विद्यापति की है और कीर्ति पताका भी विद्यापति की है, जो कि अपभ्रंश भाषा काव्य के अंतर्गत आते हैं। और इसी में देश भाषा काव्य में रचित कुछ ग्रंथ आते हैं, जिनमें से आप रासो ग्रंथों में से ले सकते हैं पृथ्वीराज रासो को, ठीक है, जयमयंक जस चंद्रिका को ले सकते हैं देश भाषा में, बीसल देव रासो है, खुमार रासो है, जो भी रासो ग्रंथ परंपरा रही है उसके अंतर्गत आने वाले ये सभी ग्रंथ, इनको मैं यहाँ लिख के नहीं बता रही हूँ बल्कि नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगी, और ये आप मौखिक रूप से सुन ले। खुमार रासो यानी दलपति विजय, और बीसल देव रासो यानी नरपत नाल, और पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्रबरदाई, ये इनके ग्रंथकार हैं। इसके बाद हम बात करें जैसे कि परमाल रासो जगनिक है, और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार हैं, मधुकर कवि की का ग्रंथ है जयमयंक जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो, और विद्यापति पदावली, ये विद्यापति की रचनाएं हैं जो कि देश भाषा काव्य में हमें प्राप्त होती हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रथम कवि अपभ्रंश की रचनाएं और देश भाषा काव्य की रचनाओं को मौखिक रूप से सुना और इन सब को लिखित रूप में देखा। आगे की वीडियो में हम सिद्ध साहित्य से प्रारंभ करेंगे, यानी कि जो आदिकाल का पार्ट है। आदिकाल के, अभी तक हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात कर रहे थे, आदिकाल से हम शुरू करेंगे। आदिकाल के पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे जिसका नाम है सिद्ध साहित्य, ठीक है। आदिकाल कई भागों में विभाजित है, इसको हम इस पूरे एक हफ्ते में इसको खत्म कर देंगे। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, ये सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। रासो साहित्य, ये सभी साहित्य आपको पढ़ने हैं इस आदिकाल के अंतर्गत। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको आदिकाल के टॉपिक के अंतर्गत आएंगी। कोशिश करूंगी कि छोटा छोटा या मौखिक रूप से जल्द जल्द इसको आपको खत्म करूं, लेकिन ये आप मान चले 3 से 4 दिन, एक दिन में एक टॉपिक खत्म होगा तो 4 से 5 दिन इसको खत्म करने में लगेंगे ही लगेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स बराबर बनाते रहें और साथ में इन टॉपिक की भी तैयारी करते रहें। उम्मीद है कि आप लोग, जो भी लोग एप्लीकेशन पर जुड़े हैं वो सभी लोग समझ रहे हैं। जिसका कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पर सीधे मैसेज कर सकता है, क्योंकि हमने जो है उसमें कोई मैसेज की फैसिलिटीज़ नहीं दी है, उसमें फ़ोन नंबर है, लेकिन आप लोग जब पर्सनल नंबर से जुड़ गए हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसके फ़ोन को यूज करने की। और बाकी लोगों को भी जोड़िए जल्द से जल्द, क्योंकि आपका एग्ज़ाम
नज़दीक है, अपनी तैयारी को धार दीजिए, अच्छे से जोड़िए। बाकी लाइव सेशन जो होता है उसमें भी आप हमारे साथ जुड़े, जिससे कि आपका अभ्यास होता रहे, क्योंकि एक दिन में 2 क्लास हो रही है, एक आपकी थ्योरिकल क्लास हो रही है और एक आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास हो रही है। तो दोनों ही क्लास में आप पार्टिसिपेट करें और अच्छे से जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।